Very good morning to all of you student. Welcome in Shipranomics channel. And student, let me introduce myself. I am Dr. Shipra Srivastav and this is my mobile number 8439066995 and my app is Shipranomics. You can download my app. स्टूडेंट आप लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट आई है कि मैम लास्ट मोमेंट की स्टडी कैसे करें। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट मोमेंट में कोई स्टडी नहीं होती, लास्ट मोमेंट में होता है रिवीजन। और लास्ट मोमेंट में जो रिवीजन होता है वो बुक से नहीं किया जाता। लास्ट मोमेंट की जो रिवीजन है वो आप कैसे करोगे, वो करोगे अपने खुद के बनाए हुए नोट से जो आपने पिछले कुछ महीनों में तैयार किया होगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे छूट गए हैं तो छोड़ दो, लास्ट मोमेंट में किसी नए टॉपिक में नहीं फंसना। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एक आधा ऐसे क्वेश्चंस भी लेकर के आई हूं जो आपको आंसर करने हैं। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लास्ट मोमेंट में किन किन टॉपिक्स पर अभी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो करंट के टॉपिक से ज्यादा जुड़ा रहता है और इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी डिसिसिव होते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने पिछले 6 महीने की पूरी अगर इंडियन इकोनॉमी के जो भी अफेयर्स चल रहे हैं उस पर अगर ध्यान दिया है तो उससे रिलेटेड ही सवाल होते हैं, खासकर मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में तो वैसे ही सवाल होते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग रजनी एंड सीमा। तो आप लोगों में से जो भी एग्जाम दे रहे हो एक बार लिख देना कि इस बार एग्जाम दे रहे हो या फिर आप लोगों में से कुछ ऐसे हो जो अगली बार एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, तो चलिए। और स्टूडेंट अभी जो एग्जाम होगा इस एग्जाम के जस्ट बाद यूजीसी नेट दिसंबर के लिए मैं लाइव बैचेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत डिमांड आप लोग कह रहे हैं कि लाइव बैचेस ही लाइए। तो यूजीसी नेट ये हो जाता है इस बार का, तो फिर हम इसके जस्ट बाद मैं लाइव बैचेस लेकर के आऊंगी दिसंबर वाले यूजीसी नेट टेंटेटिव डेट के लिए। देखिए सबसे पहले माइक्रो में हम चलते हैं, एक दो ग्राफ रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी रखे हैं सो दैट आपको इंटरेस्टिंग लगे। सबसे पहले तो आपने अपने कॉपी में जितने ग्राफ्स बना करके रखे हैं उनको गो थ्रू करो। ठीक है, जितने ग्राफ्स बना करके रखे हैं कंजम्पशन का, प्रोडक्शन का, कॉस्ट का, मार्केट का, है ना, जितने भी ग्राफ्स बना करके रखे एक बार उसको रिवाइज कीजिए और उन ग्राफ पर जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, अभी तक आपने क्वेश्चन बैंक को भी रिवीजन कर लिया होगा, क्वेश्चंस भी बनाए होंगे, तो एक आइडिया तो लग जाता है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राफ आपको देखो उत्पादन के चैप्टर से, प्रोडक्शन के चैप्टर से बहुत सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, इन सभी से बहुत सवाल आते हैं। तो सबसे पहले तो आप जितने भी आपने ग्राफ बना करके रखे हैं, मैं हमेशा कहती थी कि एक ग्राफ की कॉपी बनाइए, ग्राफ की कॉपी बनाइए, है ना। तो उस ग्राफ की कॉपी में से आपने जितने ग्राफ बनाए हैं उसको एक बार रिवाइज करो। और जो अभी दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ये आप बिल्कुल टैक्टिस अपना लो कि खुद से नोट्स बनाना है, खुद से अपना ग्राफ तैयार करना है, खुद से उसको डील करना है। मैं जो भी पढ़ाती हूँ या ऐप पर पढ़ाऊँ, जहां भी पढ़ाऊँ, आप लोग अपना नोट्स बनाइए, है ना। कहीं से पीडीएफ डाउनलोड करके कट कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि क्या होता है आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करते रहते हो तो वो वैसा ही रखा रह जाता है और एग्जाम आ जाता है। लेकिन जब हाथ से बना करके मेहनत करोगे तो पेंडिंग वर्क जब आपके सिर पे रहते हैं कि अच्छा मैंने उसका नोट्स नहीं बनाया, तो बहुत प्रेशर रहता है और बहुत अच्छे से आप तैयारी हो जाती है। दूसरा, मैथ्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे मैथ्स आते हैं लागत के चैप्टर से, कॉस्ट के चैप्टर से, है ना। सबसे पहला मैथ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सा होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, कि वो क्वांटिटी निकालिए जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। नंबर 1 मैथ। नंबर 2 मैथ्स आपको आ जाते हैं मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर ज्यादा एग्जाम को डिफिकल्ट करना है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का भी मैथ दे दिया जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मांग की लोच के चैप्टर से, मांग की लोच के चैप्टर से आपको फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी उठते हैं। लागत के चैप्टर से आपको लागत, एक तो लागत का वक्र याद रखिए, कितने किस तरह के वक्र है, किसका क्या स्वरूप है उसको याद रखिए, प्लस उसके मैथ्स। और रेवेन्यू, आगम की धारणा, ये जो चैप्टर है उसके मैथ। जैसे देखिए
2013 नेट का ये सवाल है। इसका जवाब क्या होगा फटाफट आप लोग बना लो, है ना। 2013 नेट में ये पूछा गया है कि भाई अगर प्राइस निकालना है आपको, अगर एवरेज रेवेन्यू दी हुई है, मार्जिनल रेवेन्यू दी हुई है, तो प्राइस क्या होगा। तो अगर आपने इसे छोटे छोटे मैथ बहुत बार बना लिए है तो आप फटाफट इसका जवाब दे लोगे, है ना। कैसे, जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जब भी लाइव आती हूँ, आप लोग बहुत सारे, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो हमेशा लाइव आते हैं, लाइक रजनी शर्मा, रिया गंगवार। चलिए, तो देखो स्टूडेंट, जैसे ही ये वाला एग्जाम खत्म होगा, मैं अगले एग्जाम के लिए बैच स्टार्ट कर रही हूँ और लाइव बैच स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत आप लोगों का इतना डिमांड आ रहा है कि मैम दोबारा से लाइव पढ़ना है। तो मैंने अपने ऐप पर सब कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन उसके बाद भी दोबारा से मैं लाइव बैच लेकर के आप लोगों के लिए आ रही हूँ। तो 2013 का ये सवाल मैंने जो पूछा, अभी तक आप लोगों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। छोटा सा मैथ है, जल्दी कैसे बनता, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद होता, प्राइस बराबर एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। अगर आपको ये रिलेशन याद होता तो अभी फटाफट से आपके जवाब आते, लेकिन आप लोगों ने जवाब देने में लेट की। इसका मतलब कि देखो, बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं। पीजीटी और टीजीटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी उसका लेवल भी अच्छा है। उसके जो मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चंस करा रही हूँ तो उसका लेवल भी बहुत बढ़िया है। मैथ्स उसमें भी आ रहे हैं, खासकर आप लोगों का यूपी पीजीटी और ग्रेड 1 आरपीएससी, इसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल सवाल हैं। ठीक है, दूसरा ये ग्राफ देखो। ग्राफ में मैंने सिंपल सा एक ग्राफ रखा है। इस ग्राफ में आपको बताना है कि कुल डेड वेट लॉस का एरिया कौन सा है। अच्छा चलो, रजनी ने जवाब दिया, रजनी ने 3 जवाब दिया, हाँ ना। इस अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बना लोगे, फॉर्मूला नहीं याद है, आप क्या करते हो स्टूडेंट कि बड़े बड़े मैथ्स बनाते हो, छोटे मैथ्स को आप ओवरलुक कर देते हो। लेकिन ऐसे छोटे छोटे मैथ जब आते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे ये वाला मैथ तो हमने देखा ही नहीं। तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ, मैथ, इन दोनों पर बहुत ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट तो हम बनाते ही रहते हैं, बिना कॉन्सेप्ट के तो हम आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पर जो ये रखा है डेड वेट लॉस, बताइए कौन सा एरिया है कंप्लीट डेड वेट लॉस का, पहचानिए। तो इस तरीके के, अब देखो डेड वेट लॉस जो है, इससे बहुत बार यूजीसी नेट ने सवाल उठाए हैं, बहुत बार सवाल उठाए हैं। तो ये चैप्टर तो भाई आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप लोगों ने अभी तक नहीं लिखा डेड वेट लॉस का एरिया क्या होगा स्टूडेंट। देखो, उत्पादक कंज्यूमर का जो डेड वेट लॉस है और प्रोड्यूसर का जो डेड वेट लॉस है, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल डेड वेट लॉस आ जाएगा। नोबडी। रजनी शर्मा, ACB, है ना। ये पूरा एरिया जो होगा वो डेड वेट लॉस का होगा। ऊपर वाला किसका होगा, कंज्यूमर का, और नीचे वाला डेड वेट लॉस किसका होगा, ये होगा प्रोड्यूसर का, है ना, ये होगा कंज्यूमर का। ठीक है, तो अभी आप लोग, लगता है आप लोग बहुत ही नए स्टूडेंट हो, क्योंकि जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वो फटाफट जवाब देंगे, है ना। चलो मैक्रो पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो कौन सी थ्योरी किसने लिखी है, ये भी आपने लिखा होगा। अपना जो नोट्स आप बनाते हो, सबसे पहला 2 पेज आपका इसी का होना चाहिए। आगे आप जो भी नोट्स बना रहे हो, अगर जैसे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, तो फर्स्ट पेज पर आपका लिखा होना चाहिए लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दिया, है ना। तो अभी ये आपका नोट्स बना हुआ है, मैं लेकर चल रही हूँ कि आप लोग अभी एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, और एग्जाम देने वाले हो तो आपका ये नोट्स बना हुआ होगा। तो इसमें कौन सा अर्थशास्त्री है, उसने कौन सा थ्योरी दिया है, ये आपको करना है। कॉन्सेप्ट तो हम, बिना कॉन्सेप्ट के तो मैथ भी नहीं बनेगा। और इसके जो मैथ होते हैं बड़े ही सिंपल वाले होते हैं, खासकर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मल्टीप्लायर, ये 2 जो है उस पर मैथ को आप लोग अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा। बिना मैथ को देखे एग्जाम में मत जाना। अभी भी टाइम है, अगर आपने मैथ को रिशफल नहीं किया है तो आज का दिन चलो 1 घंटा सिर्फ मैक्रो के मैथ को, बने हुए मैथ को, बनाना मत, बने हुए मैथ को एक बार ध्यान दो, किस तरीके से बन रहा था, क्या प्रोसेस था। एंड वैरायटी ऑफ मैथ्स, कितने तरह के मैथ्स आप देख सकते हो। बनाने पर आपको टाइम लगेगा, लेकिन अभी जैसे लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो आपके बने हुए मैथ जो आपने खुद से रिवाइज किया था, खुद से बनाया था, एक बार जस्ट उसको देखते जाओ। और जो जो
फॉर्मूला आ रहे हैं उसको रेड पेन से अंडरलाइन करते जाओ, ताकि एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे भी अगर आपको लगे कि भाई ये वाला मैथ कैसे बना था तो वो भी आप कर पाओ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट एंड मैथमेटिक्स। मनी एंड बैंकिंग, इसको मैं स्टार लगा दे रही हूं क्योंकि अभी इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन दोनों बहुत ज्यादा गया था। इसके कारण क्या थे, इसके लिए आरबीआई ने क्या किया, ये सारी चीजें जो करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी है, आप लोगों ने जो पेपर से अपने नोट्स बनाए हैं वो बिल्कुल एक बारी देख लीजिए, है ना। इसमें से क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से पक्का है कि आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। और इसी चैप्टर में एक और चैप्टर जुड़ जाता है, इन्फ्लेशन हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, साथ ही साथ आरबीआई ने इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो उपाय किए उसको हम क्या कहते हैं, चलिए बताइए। आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, रुपये की बाह्य मूल्य को बराबर रखने के लिए, रुपये का जो एक्सटर्नल वैल्यू गिर रहा था, $1 बराबर 80 रुपया चला जा रहा था, उसको ठीक करने के लिए आरबीआई के द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई, चलिए जवाब दीजिए। देखो ये सब मैं अपने करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ स्टूडेंट, इसलिए मैं आप सभी को कहती हूँ जो नए नेट वाले स्टूडेंट हैं करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी के कोर्स से जरूर जुड़िए, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप 6 महीने जो करंट अफेयर पढ़ते हो वो बहुत मायने रखते हैं। नहीं पता, नहीं पता तो लिख दो नहीं पता, फिर मैं बता के आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं ज्यादा समय आपका लूंगी नहीं स्टूडेंट, वो आप लोगों का समय बहुत बहुमूल्य है, मैं थोड़े समय लूंगी और जल्दी बता के निकलूंगी। तो रुपये के बाहरी मूल्य को, ऐसे सवाल आते हैं, रुपये के बाहरी मूल्य को ठीक करने के लिए, मुद्रास्फीति को ठीक करने के लिए आरबीआई के द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई, उस नीति का नाम क्या है, मैनेज्ड फ्लोटिंग। आप सभी ने पढ़ा होगा मैनेज्ड फ्लोटिंग, या इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबंधित तीरन कहते हैं ना। एक भी सवाल का जवाब आप लोग नहीं दे रहे हो, इसका मतलब बहुत कम स्टूडेंट हैं जो इस बार अपीयर हो रहे हैं, है ना। प्रतिबंधित तीरन या मैनेज फ्लोटिंग, ये आरबीआई ने किया था। तो मैनेज फ्लोटिंग क्या है, कैसे किया जाता है, आरबीआई ने कब कब इस पर काम किया, और इसके द्वारा ब्लैक स्वॉन इवेंट को कैसे रोका गया, ब्लैक स्वॉन इवेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स और मीटिंग्स कब कब हुई, इनको आप एक बार देखना। डेवलपमेंट का चैप्टर काफी डिसिसिव चैप्टर रहता है, क्योंकि डेवलपमेंट में सबसे पहले तो रट जाओ जो आपने नोट्स बनाया है, कौन सा सिद्धांत किसका दिया हुआ है ना। जैसे मैंने यहाँ एक सिंपल सा लिखा है, निम्न संतुलन पास, ये सिद्धांत किसका है ना। और जो भी सिद्धांत जिसका भी दिया हुआ है, पहले पेज में आपने उसको बना करके रखा होगा। एक बार सिर्फ सिद्धांत का नाम पढ़ लो, भाई बिग पुश थियरी किसकी है ना। उसके बाद गरीबी का दुष्चक्र ये किसने दिया था। इस तरीके से आपको सारे सिद्धांत को एक बार गो थ्रू कर जाओ, लास्ट मोमेंट में इससे ज्यादा मत जाना, क्योंकि अगर थियरी को तिबारा से पढ़ने पर जाओगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 8 सितंबर को नया डाटा रिलीज हुआ है, एक बार भाई देख लो, है ना। अभी एग्जाम का पेपर छपने में भी थोड़ा टाइम होगा, तो उसको भी देख लो, क्योंकि मानव विकास सूचकांक का जो नया वाला डाटा छपा है, जो पब्लिश किया गया है, उसके अनुसार भारत की रैंकिंग जो है वो क्या हो गई है, बदल गई है। तो नई रैंकिंग क्या है, सिर्फ अर्चना गौतम जवाब दे रही है, अर्चना नेल्सन, है ना, बिल्कुल सही। तो एक सवाल ये भी बता दो, नई एचडीआई रैंकिंग भारत की कितनी है, चलिए बताइए। 132, कुलेश्वर साहू, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से कितने देशों में, 191 देशों में 132। तो ये जो नया डाटा रिलीज हुआ है इसको भी आपको देखना है। अब आ जाओ इंडियन इकोनॉमी, इसको भी मैं डबल स्टेरिक लगा दे रही हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था, मुद्रा एवं बैंकिंग, ये सभी मिलते जुलते ही होंगे, है ना, क्योंकि मुद्रास्फीति में, मनी एंड बैंकिंग में आप मुद्रास्फीति को कवर करते हो, केवल कॉन्सेप्ट कवर करते हो। उसके जो आदेतन आंकड़े हैं, उसका जो समसामयिकी है, किसमें कवर करते हो, इंडियन इकोनॉमी में।
है ना। तो इंडियन इकोनॉमी में आपको मुद्रास्फीति के आंकड़े, WPI इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए और इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीजें आपको उसमें देखनी है। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पोवर्टी के आंकड़े, पोवर्टी को आप एक उसको मैं कहती हूँ स्टैटिक इकोनॉमी, पोवर्टी से सवाल आता ही आता है। या तो पोवर्टी के आंकड़े पूछ लेते हैं, नहीं तो कौन कौन सा गरीबी उन्मूलन के लिए जो जो कमेटी बनी थी वो कमेटी कब आई थी, उस कमेटी का नाम क्या था, है ना। ये सारी चीजें पूछी जाती है। और अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट में आरबीआई के साइट पर आपको PLFS का आंकड़ा मिलता है। PLFS का जो आंकड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट का, इस आंकड़े को देख लो कि गरीबी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा कितना है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा कितना है, टोटल कितना है। ये साइट जो है आपको www.rbi.org, इस पर आप एक बार जाकर के केवल आरबीआई का पब्लिश किया हुआ डाटा देख लीजिए, PLFS का डाटा देख लीजिए, नीति आयोग का डाटा देख लीजिए। अर्थशास्त्र के समसामयिकी, ये बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्र के समसामयिकी में बहुत सारी चीजें हुई हैं, है ना। मैं तो नाम जुड़ा दूं आपको, ब्लैक स्वान मूवमेंट हुआ है, उसके साथ ही साथ GST रेट में बदलाव आए हैं, उसके साथ ही साथ गिग इकोनॉमी पर भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए, है ना। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल सा सवाल रखा है कि डायमंड के GST रेट में कितना बदलाव किया गया। GST रेट को बढ़ाया गया ना, तो डायमंड पर कितने से बढ़ा के कितना किया गया, बताओ जरा। GST ऑन डायमंड, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं पर GST रेट बढ़ाई गई और कुछ वस्तुएं जो GST में नहीं आती थी उनको भी GST में लाया गया, है ना। तो GST काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो इसकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री मतलब अभी 1 साल पहले जो चल रहा था कि GST में सारे स्टेट को लॉस हुआ तो सारे स्टेट ने कॉम्पेंसेशन मांगा, क्योंकि जब GST इंट्रोड्यूस किया गया था तो कॉम्पेंसेशन की बात की गई थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये जो लॉस है ये कोविड-19 के कारण। तो ये हिस्ट्री है GST के, नाउ इट हैज बिकम हिस्ट्री। तो इसको एक बारी देख लो, आप लोगों का GST का एक नोट तैयार होगा और उसमें अभी का जो करंट अफेयर है उसको ऐड ऑन करके आप लोगों ने नोट्स अगर बनाए तो इसको देखिए कि GST का रेट जो चेंज हुआ है, किस पर कितना रेट रखा गया है। किसी का जवाब नहीं आया। देखिए इस पर 12% से बढ़ा करके 18% किया गया। कुछ चीजें हैं जिन जो GST में नहीं थी, है ना, उनको GST में लाया गया। तो ये सारी चीजें, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनको GST में लाया गया, टेट्रा पैक तो नहीं, रजनी 12% से बढ़ा के 18% किया गया। ये आपको बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, इकोनॉमिक्स टाइम में भी इसका बड़ा सा आर्टिकल पब्लिश हुआ था। सांख्यिकी, सांख्यिकी में अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, लास्ट मोमेंट में सांख्यिकी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं बता रही हूँ। केवल फॉर्मूला देख लीजिए, एक बार कॉपी बंद करके खुद से फॉर्मूला को लिखिए फटाफट, है ना। मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला क्या होगा। एक जो मैं इस तरह से पढ़ाती हूँ ना भाई कि ये जो आंकड़े इस तरह से बिखरते हैं, तो सबसे पहले इनको क्या किया जाता है, यहाँ से रिग्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले मीन मीडियन मोड, तीनों बराबर होंगे तो सिमेट्रिकल है, नहीं बराबर होंगे तो असिमेट्रिकल है। अगर दाईं ओर सबका झुकाव होगा तो राइट स्क्यूड, बाईं ओर झुकाव होगा तो लेफ्ट स्क्यूड, है ना। किस किस कंडीशन में ऐसा कहते हैं। उसके बाद मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला, बुक बंद कर लीजिए, कॉपी बंद कर लीजिए, खुद से लिख लिख करके देखिए, है ना, कि भाई माध्य माध्यिका बहुलक का फॉर्मूला क्या था। और फॉर्मूला में भी ध्यान रखिए, अगर dx लिखा है तो dx क्या है ना। माध्य में भी अगर लिखा हुआ है आपको कहीं पर L1, तो L1 निचली सीमा है कि ऊपरी सीमा है। कभी कभी ऐसे सवाल भी देखे गए हैं और ये UGC नेट है, ये बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछता है, हल्के सवाल तो कभी नहीं पूछता। एंड सवाल को डिफिकल्ट बनाया जाता है कि हमने फॉर्मूला से एक लाइन पूछ लिया, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको आप एक बार गो थ्रू कीजिए, और गो थ्रू नहीं, मैंने जैसा बोला बुक बंद कर दीजिए, खुद से उन फॉर्मूलाज को डिटेल में लिख लीजिए। शॉर्ट मैथ्स, शॉर्ट मैथ्स मतलब जैसे कि आपको ये दिया हुआ है, मीन मीडियन दिया हुआ है, उससे निकालना है। कोरिलेशन का मैथ छोटा छोटा आता है, रिग्रेशन का मैथ आता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मैथ आता है। ये छोटे छोटे मैथ आपको जरूर एक बार देखना चाहिए। आ जाओ इंटरनेशनल पर, इंटरनेशनल पर बुक्स एंड राइटर, राइटर मतलब इकोनॉमिस्ट कौन थे,
है ना। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसका है, अवसर लागत का सिद्धांत किसका है, ठीक है। मॉडर्न थियरी किसको कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की मॉडर्न थियरी किसको कहते हैं, कब आई थी, कौन सी थियरी पहले थी, कौन सी थियरी बाद में थी, ऐसे भी सवाल आते हैं ना, कौन सी थियरी पहले थी, कौन सी थियरी बाद में थी, है ना। डेट ईस्वी सन भी देख लीजिए। और सभी और अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में ज्यादातर सवाल देखे गए एजम्पशन से, है ना। एजम्पशन मतलब मान्यताएं, कोई थ्योरी बनती है तो भाई मान्यताएं होती है। मान्यताएं मतलब कि ये थ्योरी जो बनी है इसमें ये मान्यता है, बिना मान्यता के थ्योरी बनती नहीं है। एजम्पशंस को एक बार शांत दिमाग से सभी जितने भी थ्योरीज हैं सभी का एजम्पशन एक बार देख लीजिए, खासकर मॉडर्न ट्रेड का, मॉडर्न थ्योरी का। हिक्सर ओलिन थ्योरी जो है जिसको मॉडर्न थ्योरी भी कहते हो, उसका एक बार एजम्पशन जरूर देख लीजिए। और उसके साथ ही साथ एडम स्मिथ और रिकार्डो, इन दोनों का भी। तो जितने भी एक बार एजम्पशन आपने देख लिया, कौन सी थ्योरी किसने बनाई है देख ली, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सी एंट्री किस खाते में जाएगी, बस इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, है ना। कौन सी एंट्री किस खाते में जाएगी, ज्यादातर ऐसे सवाल देखे गए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा खाता है, किसमें कौन सा ये जाना है। तो अभी जो मेरे स्टूडेंट उनके लिए मैं ऐप पर लूंगी भी ये क्लास एक बार, बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि आप लोगों को भी काफी कंफ्यूजन में भी हो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक जो थंब रूल होता है उसको लेकर के चलना है। पब्लिक फाइनेंस में भी अभी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, ज्यादा टाइम वेस्ट करना माइक्रो मैक्रो डेवलपमेंट स्टैट, इन चारों पर, माइक्रो मैक्रो डेवलपमेंट स्टैट और इकोनोमेट्रिक्स। हाँ मैं यहाँ लिखना भूल गई, इकोनोमेट्रिक्स बहुत 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 जरूरी है। इकोनोमेट्रिक्स मतलब कि स्टैट और मैथ दोनों का एप्लीकेशन, स्टैट और मैथ दोनों का एप्लीकेशन। इकोनोमेट्रिक्स में देखिए टी स्टैट कब यूज करते हैं, है ना, टी टेस्ट कब लगाते हैं, जेड टेस्ट कब लगाते हैं, एनोवा टेस्ट कब लगाते हैं, मनकोवा टेस्ट कब लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टेस्टिंग किसके लिए लगाते हैं। छोटे आंकड़े अगर n इज लेस देन 30 है तो टी टेस्ट लगा लेंगे, बड़े आंकड़े हैं तो दूसरा टेस्ट लगेगा, अगर दो वेरिएंस का तुलना करना है तो एफ टेस्ट लगेगा। तो इस तरीके से कौन सा टेस्ट कब लगेगा ये बस देख लीजिए। ज्यादा टेस्टिंग में अल्फा बीटा गामा आप लोगों के बुक में लिखा होगा। इकोनोमेट्रिक्स पे कोई बहुत अच्छी बुक अलग से नहीं है, जो भी बुक है बहुत ही डिटेल में है और नॉर्मल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के समझ से बाहर हो जाती है। तो स्टूडेंट आप लोगों में से जो नया तैयार कर रहे हो, अगर आप लोगों को अलग से भी इकोनोमेट्रिक्स का कोर्स चाहिए तो वो भी मैंने ऐप पर रखा है, इसको पक्का देखो, क्योंकि हिंदी में इकोनोमेट्रिक्स का कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होता है। तो टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा टेस्ट, मंकोवा टेस्ट, डर्बिन वाटसन टेस्ट, यूजीसी नेट के का जो सिलेबस आप लोगों का दिया है उसमें कुछ ही टेस्ट की बात की हुई है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखते हो तो ऐसा टेस्ट पूछा रहता है जो आपने दिया ही नहीं है उसमें, है ना। तो जितने तरह के टेस्ट हो सकते हैं डर्बिन वाटसन तक देख जाओ, है ना, एनोवा मनकोवा जो भी टेस्ट है सारे टेस्ट आप एक बार देख जाओ। उसके बाद आ जाओ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस पे ज्यादा टाइम अभी वेस्ट मत करो, केवल इकोनॉमिक सर्वे का जो हाइलाइट्स है ये मैंने यूट्यूब पर भी कराया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे का हाइलाइट्स है उसको देख लीजिए, बजट के हाइलाइट्स को देख लीजिए। हाइलाइट्स मतलब हाइलाइट्स, एग्रीकल्चर में नई योजनाएं क्या आई, उद्योग की नई योजनाएं क्या आई, खासकर जो नई योजना लाई गई थी महिला विकास से संबंधित, आंगनवाड़ी से संबंधित, वो भी देख लीजिए, है ना। और जितनी नई ट्रेनें चलाई गई, जो जो मेन पॉइंट्स आप लोगों के मेन हाईलाइट जो आए थे उनको देख लीजिए। जो न्यूज़पेपर आप खोलते हो और बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता है ना भाई, कृषि को इतना पैकेज दिया गया, उद्योग को इतना पैकेज दिया गया, ठीक है, इतनी ट्रेनें चलाई गई, तो ये जो बड़े बड़े हाईलाइट्स होते हैं ना यही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको एक बारी आपने अपना नोट्स बनाया है तो उसको देख लीजिए, ज्यादा आंकड़ों पे मत जाइएगा कि 1 लाख 1 करोड़ और 2 करोड़ इसको दिया गया उसको दिया गया। आंकड़ों को अब रटने का टाइम नहीं है, जो अपने आंकड़ों को रट लिया वो रट लिया। अभी बस आप देखिए कि किस जगह पे कौन सी योजना में कितना दिया गया, ठीक है। तो बजट, सर्वे और पब्लिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है स्टूडेंट, इतना आप लोग कर लीजिए। और पर्यावरण से संबंधित ज्यादा सवाल नहीं आते, पर्यावरण से संबंधित जो सवाल आते हैं गुड्स। अगर मैं बात करूं पार्क, पार्क कैसी वस्तु है,
पार्क कैसी वस्तु है? निजी वस्तु है, सार्वजनिक वस्तु है, मिक्स्ड गुड है, क्लब गुड है, बहुत तरह की वस्तुएं होती हैं। पार्क किस तरह की वस्तु है? आपका अपना जो निजी भवन है, ये किस तरह की वस्तु है? ठीक है। और पब्लिक गुड की विशेषताएं क्या होती है? प्राइवेट गुड की विशेषताएं क्या होती है ना? इससे सवाल बहुत बार देखे गए हैं। पब्लिक गुड की विशेषता क्या है? प्राइवेट गुड की विशेषता क्या है? आपको एक वस्तु दे दी जाएगी कि ये किस कैटेगरी में आएगी? मिक्स्ड गुड आएगी, क्लब गुड आएगी, पब्लिक गुड आएगी। एक्सटर्नैलिटी क्या होती है? बाह्यता क्या होती है ना? अगर हम एक पौधा लगाते हैं, अगर हम कहीं पर एक पौधा लगाते हैं, तो ये ऋणात्मक बाह्यता है या धनात्मक बाह्यता है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है? तो हम पौधा लगाते हैं तो हम वातावरण में क्या करते हैं? हम वातावरण में ऑक्सीजन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमारे एक काम से पूरे वातावरण की वायु जो है शुद्ध हो रही है, तो धनात्मक बाह्यता है ना? तो ये सारे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण में ये, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप मैंने जितने, आप लोगों ने भी तो बहुत पढ़ाई कर ली होगी, लेकिन अभी जितना मैंने कहा है उतना भी एक्स्ट्रा कर लो। केवल क्वेश्चन बैंक अब नहीं करना। लास्ट मोमेंट में नो क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक एक समुद्र होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तब क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं। चैप्टर 1 पढ़ा, क्वेश्चन बैंक, चैप्टर 2 पढ़ा, क्वेश्चन बैंक, ऐसे होना चाहिए। एंड देखो, क्वेश्चन बैंक को भी एक बार स्टडी किया जाता है, लेकिन अब क्वेश्चन बैंक से बाहर आ जाइए। ठीक है, याद रखिए, अब क्वेश्चन बैंक से बाहर आ जाइए। अगर आप अभी एग्जाम देने वाले हो, अब क्वेश्चन बैंक से एक महीने पहले तक आपको ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा चैप्टर है जहां मुझे ज्यादा ध्यान देना है। तो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट क्या करता है? लास्ट मोमेंट में क्वेश्चन बैंक को बंद कर देता है, और आपने जो अपने नोट्स में जहां जहां ग्रीन कलर से, रेड कलर से अंडरलाइन किया है, उसको रिवाइज करते रहोगे। अब क्वेश्चन बैंक को बंद कर दीजिए, क्वेश्चन बैंक का टाइम खत्म। ठीक है, कि क्वेश्चन बैंक में आप जाएंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको नहीं आ रहा, उसी में आप लगे रहोगे, टाइम वेस्ट होगा और कॉन्फिडेंस कम होगा। कॉन्फिडेंस को अब बढ़ाने का टाइम है। बुक भी बंद कीजिए, अपने नोट्स खोलिए, और जो जो चीजें मैंने कही है, स्टिक टू दैट टॉपिक, है ना? और देखो, तैयारी में कितना टाइम लगता है। तैयारी में अगर आप 3 महीने भी अगर आप डेडिकेट करके दे दो तो वो काम हो जाता है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि मैम मुझे पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, तो मुझे सुन के बड़ी निराशा होती है स्टूडेंट कि पीडीएफ क्यों डाउनलोड करते हो? पीडीएफ डाउनलोड करके रख लोगे, वो रखा ही रह जाएगा। आप लोग जैसे ही, अच्छा चलो मैम पढ़ा रही है तो साथ में लिखना शुरू करो, है ना? मेरे पीडीएफ को देखो जरूर, लेकिन खुद अपने हाथ से लिखो। और जैसा मैंने बोला कि जब आप नोट्स बना रहे हो, साथ ही साथ जो हाईलाइट है उसको पहले पेज पर लिखते जाओ ना, कि ये वाली जो थ्योरी है, ये इस इकोनॉमिस्ट ने दिया था। तो इससे बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। और जिस तरीके से मैंने अभी बताया, जो अभी आप दिसंबर के लिए तैयार कर रहे हो, आपको भी एक बहुत ही बढ़िया एक गाइड मिल गया है। इसी तरीके से आप अपने नोट्स बनाइए। इन्वेस्ट योर टाइम, अपना समय लगा करके सारी चीजें भूल जाइए। यूजीसी नेट इज नॉट अ जोक, एक मजाक नहीं है कि हम 1 महीने पहले जागेंगे और हम नेट निकाल लेंगे। इसके लिए कम से कम 3 महीने डेडिकेट करके दीजिए। स्टूडेंट, मैंने अपना यूजीसी नेट मैंने तब भरा था जब मैं अपीयरिंग कैंडिडेट थी फाइनल ईयर की, एंड मैंने पहले अटेम्प्ट में नेट निकाला, क्योंकि मुझे था कि भाई यही एक अटेम्प्ट है जिसमें मुझे निकालना है, नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। और जब दिमाग से ये निकाल दोगे कि दूसरा अटेम्प्ट भी देंगे, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन दिमाग में अगर ये रख करके काम करोगे, चलो इस बार देख लेते हैं, अगले बार भी दे लेंगे, तो नहीं होने वाला। ये सोचकर एग्जाम में बैठना कि दिस इज माय फाइनल अटेम्प्ट, मुझे इसी में नहीं अटके रहना है, मुझे आगे जॉब के लिए भी अप्लाई करना है। ये तो एक मेरे हाथ में सर्टिफिकेट आने वाला है जिसे मुझे जल्दी अर्न करना है। ठीक है, और जो भी मैं बात बता रही हूँ स्टूडेंट, इसको बिल्कुल स्टिक कीजिए। और इसके साथ ही साथ 2-3 चीजें ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बैंक बंद कीजिए, रिवीजन कीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और एक चीज ध्यान में रखिए, ये सोचकर एग्जाम में बैठिए कि मैंने जितना पढ़ा है, सवाल उतने ही से आएंगे, और अगर उसके बाहर आ भी गए तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन पेपर जब खोलते हो, जब भी क्वेश्चन बनाने बैठते हो, सबसे पहले एक लाइन से बनाना शुरू कीजिए।
जहां पर आपको थोड़ा भी डाउट है, डाउटफुल क्वेश्चंस आ गए, रुक जाइए, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। आप देखोगे जब लास्ट क्वेश्चन आते 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 आप जब लास्ट क्वेश्चन बना लोगे, उसके बाद आप फिर से दोबारा पहले क्वेश्चन पे जाओ तो आपको और ज्यादा समझ में आने लगता है। ये एक ऐसा फोबिया होता है स्टूडेंट के, सभी डरते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन खुलता है तो मुझे किसी भी तरीके से क्वालिफाई करना है, तो मेरे से क्वेश्चन छूटे नहीं, और एग्जाम के प्रेशर में हम आ जाते हैं। ये इट हैपेंस, हर किसी के साथ होता है। तो मैंने भी यही काम किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना शुरू किया, जहां पर नहीं आया उसको मैंने छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ जाओ। और जब टोटल क्वेश्चन कर लेते हो तब जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है, देखो वो भी बन जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इसलिए नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि आप एग्जाम के प्रेशर में थे, है ना। तो एग्जाम के प्रेशर में नहीं आना है, क्वेश्चन बैंक से आप कुछ नहीं बनाना है, सीधे अपने नोट्स से आपको रिवीजन करना है। ठीक है स्टूडेंट। यूजीसी नेट का स्टूडेंट, मैंने आप लोगों का इतना सारा रिक्वेस्ट आ रहा है, तो नेक्स्ट बैच में स्टार्ट करने जा रही हूँ यूजीसी नेट का लाइव। जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाते हैं, नेक्स्ट बैच को मैं स्टार्ट कर दूंगी, लाइव बैच 4 दिसंबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। किसी का कोई सवाल है, कुछ बोलना है? इतने सारे स्टूडेंट आप लोग लाइव आते हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है। देखो आजकल मैं लाइव नहीं आ पाती क्योंकि बहुत वर्क प्रेशर बहुत बढ़ गया है, अकेले ही सारे चीजों को देखना पड़ता है। तो किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।